हेलो एवरीवन, बीएससी मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कोई फलन w बराबर f ऑफ z जो है वो किसी बिंदु z नोट पर अवकलनीय कब होगा और कैसे उसका अवकलन ज्ञात किया जाता है। और इस पर हमने एक्सरसाइज 4th के क्वेश्चन नंबर 1 और जो एग्ज़ाम्पल पहला, दूसरा और तीसरा है वो अपनों ने कर लिया था। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिटिक फंक्शन यानी कि विश्लेषिक फलन के बारे में। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर अपने चेक करेंगे कि कोई जो फलन f ऑफ z है वो विश्लेषिक कब होता है। उसके बाद जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं बुक के अंदर वो हम सारे क्या है डिस्कस करने वाले हैं। तो विश्लेषिक फलन की अपने दो प्रकार से डेफिनेशन दे सकते हैं। एक तो किसी बिंदु पर, अगर अपने कोई बिंदु दे रखा है z नोट, तो उस पॉइंट z नोट पर अपने देखें कि एनालिटिक फंक्शन की परिभाषा क्या है। और दूसरा किसी प्रांत के अंदर, यानी कि अपने को कोई एक प्रांत दिया जाएगा या डोमेन D दिया जाएगा, उसके अंदर अपने देखेंगे कि फलन जो है वो विश्लेषिक कब होता है। तो पहले अपने डेफिनेशन देख लेते हैं किसी बिंदु पर। तो अगर अपने किसी बिंदु की बात करें यानी कि कोई फलन f z जो है वो किसी बिंदु z नोट पर विश्लेषिक कहलाएगा यदि फलन पर z नोट के जो कम से कम z नोट के कम से कम एक प्रतिवेश यानी कि नेबरहुड में प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। अब यहाँ पर बात है नेबरहुड की, तो प्रतिवेश क्या होता है किसी बिंदु का कि सपोज करो कि अपने पास कोई पॉइंट है z नोट, तो इस z नोट से जितने भी पॉइंट जो z हैं उन सभी की जो डिस्टेंस है वो किसी अगर डेल्टा से कम हो, और डेल्टा अपने पास क्या है छोटी एक धनात्मक राशि है, तो ये सारे जो z है जो इस डेल्टा से कम दूरी पर हैं वो सारे इसके क्या होंगे प्रतिवेश होंगे। अगर इसको अपने देखें तो ये अपने पास मान लो कि क्या है z नोट है, और अपने अगर डेल्टा रेडियस के एक सर्कल बनाए तो इस सर्कल के अंदर आने वाले जितने भी पॉइंट हैं ये सभी पॉइंट, यानी कि ये अगर z होगा, अगर इस z की बात करें तो इससे क्या है डेल्टा दूरी से कम है, यानी कि इसकी जो दूरी है वो डेल्टा से कम है। उस केस के अंदर ये जितने भी पॉइंट हैं सारे के सारे इसके नेबरहुड के अंदर होते हैं, और ये सारा जो सेट बनता है इसको अपने बोलते हैं नेबरहुड। तो इस z नोट के लिए अपने पास बहुत सारे नेबरहुड हो सकते हैं, जैसे ये भी क्या है इसका एक नेबरहुड है छोटा, इसी प्रकार से इसका ये भी क्या है एक नेबरहुड है, और यानी कि इस डेल्टा रेडियस से ज़्यादा यानी कि थोड़ा बड़ा भी क्या हो सकता है इसका नेबरहुड हो सकता है। लेकिन अपने को क्या करना है कि इस z नोट के लिए कम से कम एक नेबरहुड ऐसा मिल जाए कि जिसके जो प्रत्येक बिंदु है, यानी कि अगर अपने बात करें z नोट के इस नेबरहुड की बात करें, ठीक है, तो इस पॉइंट पर यानी कि इसका जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट के ऊपर जो फलन है वो कैसा होना चाहिए अवकलनीय होना चाहिए। z नोट के आसपास जितने भी पॉइंट हैं यानी कि प्रत्येक पॉइंट उस पर क्या होना चाहिए फलन अवकलनीय होना चाहिए। तब अपने कहेंगे कि इस पॉइंट z नोट पर भी फलन क्या है विश्लेषिक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन यही है कि किसी बिंदु z नोट पर कोई फलन विश्लेषिक कहलाता है यदि f z नोट के कम से कम एक प्रतिवेश यानी कि आपको एक नेबरहुड ऐसा मिल जाए जिसके प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या हो जाए अवकलनीय हो जाए। ये तो अपने बात करेंगे किसी बिंदु पर। अगर अपने को कोई प्रांत दे दिया जाए D, यानी कि कंप्लीट आपको एक प्रांत दे दिया जाए, तब इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो सेकंड अपने लिखेंगे किसी डोमेन D के अंदर। तो किसी प्रांत के अंदर f z किसी प्रांत में प्रांत D में विश्लेषिक कहलाता है यदि प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। अब अगर अपने बात करें कि कोई फलन जो है वो किसी प्रांत D के अंदर विश्लेषिक कब होगा, जब उस प्रांत के जो प्रत्येक बिंदु है उस प्रत्येक बिंदु पर फलन कैसा होना चाहिए अवकलनीय होना चाहिए। यानी कि अगर अपने बात करें कि ये मान लो मेरे पास क्या है एक प्रांत है D, और इस D के जितने भी पॉइंट हैं उन सभी बिंदुओं पर क्या होना चाहिए फलन अवकलनीय होना चाहिए।
अगर इसको अपने और समझें तो जिन पॉइंट के ऊपर जो फलन है वो अवकलनीय होता है उन बिंदुओं को कहा जाता है रेगुलर पॉइंट। तो अगर इसकी एक डेफिनेशन और अगर अपने लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि किसी प्रांत डी के अंदर जो प्रत्येक पॉइंट है वो अगर रेगुलर पॉइंट हो तो उस डी के अंदर जो फलन है वो कैसा होता है, विश्लेषिक होता है। तो इस प्रकार से अपने डेफिनेशन दे सकते हैं किसी बिंदु पर और किसी प्रांत के अंदर। तो यानी कि अगर कोई फलन विश्लेषिक है तो उसकी पहली कंडीशन क्या है कि किसी बिंदु पर या तो वो अवकलनीय होगा तो उसके आसपास भी क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। अगर अपने किसी प्रांत के अंदर बात करते हैं तो प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। इसके बाद अपने बात करें कि अपने को एक डोमेन दे रखा है डी जिसके अंदर प्रत्येक अवकलनीय है। इसका मतलब क्या है कि अगर अपने किसी पॉइंट की बात करें और उसका अपने क्या बनाए, एक नेबरहुड बनाएं, तो उस नेबरहुड के प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तब उस पूरे प्रांत के अंदर फलन होगा विश्लेषिक और प्रत्येक बिंदु को कहते हैं अपने रेगुलर पॉइंट। कई बार अपने प्रांत डी के अंदर एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है जिस पॉइंट पर फलन जो है अवकलनीय नहीं होता। उस केस के अंदर इस पॉइंट को कहा जाता है सिंगुलर पॉइंट। अब क्या होता है कि अगर पूरे प्रांत डी की बात करें तो इस प्रांत के अंदर फलन विश्लेषिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपने को एक बिंदु ऐसा मिल गया जिस पर फलन क्या है, अवकलनीय नहीं है। किसी प्रांत के अंदर फलन के विश्लेषिक होने के लिए प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक बिंदु कैसा होना चाहिए, रेगुलर पॉइंट होना चाहिए। अगर एक भी अपने को सिंगुलर पॉइंट मिल जाता है तो उस केस के अंदर उस प्रांत के अंदर फलन विश्लेषिक नहीं होता। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अपने देख चुके हैं कि जितने भी बहुपदीय फलन होते हैं, अगर कोई फलन कैसा है, बहुपदीय फलन है, तो बहुपदीय फलन हमेशा क्या होता है, अवकलनीय होता है। अगर अवकलनीय है तो अपने कह सकते हैं कि ये क्या होगा, एक विश्लेषिक फलन होगा। इसके बाद अपने बात करते हैं परिमेय फलनों की। तो परिमेय फलन जो अपनों ने पढ़े थे, परिमेय फलन थे पी जेड अपॉन में क्यू जेड प्रकार के। और अगर क्यू जेड की वैल्यू, यानी कि जिन पॉइंट के ऊपर क्यू जेड क्या होता है, ज़ीरो होता है, उसके लिए जो जेड की वैल्यू निकलती है वो क्या होते हैं, सिंगुलर पॉइंट होते हैं। यानी कि किसी फंक्शन की बात करें जो कि परिमेय फलन है, उसमें अगर क्यू जेड अपने ज़ीरो करें तो जो जेड की वैल्यू आएगी वो वाले सारे पॉइंट क्या होंगे, उस पर ये फलन क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा। अगर परिभाषित नहीं होगा तो वो अवकलनीय भी नहीं होगा और उस पॉइंट पर फलन जो है वो विश्लेषिक भी नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से अपने देख सकते हैं किसी फलन के सिंगुलर पॉइंट को और कोई फलन जो है वो विश्लेषिक कब होता है। जैसे एग्जांपल लें अपने कि एफ जेड बराबर है अपने पास जेड की पावर 3। अब ये बहुपदीय फलन है तो अवकलनीय भी होगा और विश्लेषिक भी है। अगर अपने एग्जांपल लें कि एफ जेड बराबर है 1 अपॉन में 1 माइनस जेड। अब क्या होगा कि जो जेड बराबर 1 है ये क्या है अपने पास, सिंगुलर पॉइंट। तो अगर ये सिंगुलर पॉइंट है तो इस पॉइंट पर ये फलन विश्लेषिक नहीं होगा। अब किसी फलन एफ जेड जो कि है u x, y प्लस आयटा v x, y, इसको विश्लेषिक प्रूव करने के लिए या फिर इसके विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध क्या है वो अपने देख लेते हैं। आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध। अब आवश्यक प्रतिबंध का मतलब क्या होता है कि अगर कोई फलन है अपने पास एफ जेड, उसे विश्लेषिक होने के लिए, यानी कि अगर वह फलन विश्लेषिक है तो उसके लिए पहले आवश्यक क्या होगा, वो अपने पास होती है आवश्यक प्रतिबंध। और कोई जो फलन है वो विश्लेषिक होगा ही होगा, उसके लिए ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि पर्याप्त है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपने उसको पर्याप्त प्रतिबंध के अंदर।
तो अगर कोई फलन दे रखा है यू एक्स कोमा वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई, तो अपने करते हैं इनके आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन कैसे? डेल यू अपॉन में डेल एक्स, डेल वी अपॉन में डेल वाई, डेल वी अपॉन में डेल एक्स और डेल यू अपॉन में डेल वाई। अब अगर ऐसा हो जाता है कि u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन और v का y के सापेक्ष, इसी प्रकार से v का x के सापेक्ष और u का y के सापेक्ष लेकिन माइनस के साथ, अगर ये बराबर होते हैं तो वह कंडीशन कौन सी होती है? आवश्यक प्रतिबंध होता है, या फिर नेसेसरी कंडीशन होती है किसी फलन एफ जेड के विश्लेषक होने के लिए। तो इन्हीं दो समीकरणों को, इसको समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, इन्हीं दोनों समीकरणों को कहा जाता है CR समीकरण, यानी कि कॉची-रीमान समीकरण। अपने कह सकते हैं कि कोई एफ जेड फलन है, अगर वो विश्लेषक है तो उसके लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि वह CR इक्वेशन को क्या करे? संतुष्ट करे। इसके बाद आती है पर्याप्त प्रतिबंध। पर्याप्त प्रतिबंध का मतलब क्या है कि वह CR इक्वेशन को या CR समीकरण को संतुष्ट करे, यानी कि डेल यू अपॉन में डेल एक्स बराबर हो डेल वी अपॉन में डेल वाई और डेल वी अपॉन में डेल एक्स बराबर हो माइनस का डेल यू अपॉन में डेल वाई के। इसके साथ ही जो आंशिक अवकलज हैं वो सभी क्या हो? संतत हो, यानी कि डेल यू अपॉन में डेल एक्स भी सतत हो, डेल वी अपॉन में डेल वाई, डेल वी अपॉन में डेल एक्स और डेल यू अपॉन में डेल वाई, ये सभी क्या होने चाहिए? सतत होने चाहिए। तब अपने कहेंगे कि किसी फलन एफ जेड के लिए ये दोनों कंडीशन क्या है? पर्याप्त है। अब आवश्यक प्रतिबंध का मतलब ये है सिर्फ कि अगर कोई फलन विश्लेषक है तो वो इस CR इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, लेकिन पर्याप्त के अंदर क्या होता है कि वह CR समीकरण को संतुष्ट करने के बाद अगर उसके आंशिक अवकलज सतत भी होते हैं तो वो फलन हमेशा क्या होता है? विश्लेषक होता है। तब वह फलन विश्लेषक होगा। ठीक है, तो अगर कभी भी अपने को कोई फलन विश्लेषक प्रूव करना है तो पहले वह फलन क्या होना चाहिए? CR इक्वेशन को क्या करना चाहिए? संतुष्ट करना चाहिए। उसके बाद उसके जो आंशिक अवकलज है वो क्या होने चाहिए? सतत होने चाहिए। अब अपने को इन्हीं समीकरणों को ध्यान रखना है, यानी कि जब भी अपने विश्लेषक फलन की बात करेंगे तो अपने पास क्या होगा? CR समीकरण होगी। अपने देख लेंगे कि कोई जो फलन है उसके दोनों भाग समीकरण को संतुष्ट CR समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं करते। अगर समीकरण को संतुष्ट करेंगे तब अपने आगे बढ़ेंगे और आंशिक अवकलज उसके अपने देखेंगे। अगर CR समीकरण को संतुष्ट नहीं करते तो अपने कह सकते हैं डायरेक्टली कि वह फलन विश्लेषक नहीं होगा। इसके बाद जो आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध पर जो थ्योरम्स हैं, जो दोनों थ्योरम्स हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इस क्लास के अंदर हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 4 के जो एग्जाम्पल है वो अपने डिस्कस करेंगे पहले, फिर जो इसके क्वेश्चंस हैं वो सभी अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने पास एग्जाम्पल नंबर 1 है कि f ऑफ z बराबर दे रखा है z की क्यूब और प्रूव करना है कि क्या ये विश्लेषक फलन है। तो अपने क्या करेंगे? पहले इसको u और आइटा v के रूप में लिखेंगे। तो f ऑफ z बराबर z की जगह रखेंगे अपने x प्लस आइटा y और इसकी करनी है क्यूब। जब इसकी क्यूब करेंगे तो अपने को मिलेगा x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आइटा y प्लस 3x आइटा y की स्क्वायर प्लस का आइटा y की क्यूब। जब इसको अपने हल करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा x की क्यूब माइनस का 3xy स्क्वायर प्लस आइटा 3x स्क्वायर y माइनस का y की क्यूब।
क्योंकि आयटा की क्यूब कितना होता है माइनस आयटा, और आयटा अपनों ने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा माइनस। और इसी प्रकार से आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो अपनों ने जो वास्तविक भाग था इसको लिखेंगे अपने u x, y से, और एक है अपने पास काल्पनिक भाग जिसको लिखेंगे v x, y। इनको अलग अलग कर लेते हैं। अब CR इक्वेशन यानी कि विश्लेषिक फलन होने के लिए CR इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। और CR इक्वेशन क्या है अपने पास, डेल यू अपॉन में डेल एक्स जो है, डेल यू अपॉन में डेल एक्स, और इसके बाद निकालना है अपने को डेल वी अपॉन में डेल वाई। तो डेल यू अपॉन में डेल एक्स यानी कि u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो ये कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ पर x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो y स्क्वायर को क्या मानेंगे कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा कितना -3y स्क्वायर। इसके बाद डेल वी अपॉन में डेल वाई निकालेंगे तो कितना आएगा 3, और y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर माइनस का y के सापेक्ष करेंगे तो 3y स्क्वायर। ऐसे ही अपने निकालेंगे डेल v अपॉन में डेल x, तो डेल v अपॉन में डेल x कितना आएगा, इसका x के सापेक्ष करना है तो y क्या रहेगा कांस्टेंट। अच्छा y कांस्टेंट है तो यहाँ पर बन जाएगा इतना 6xy। x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है तो इसका मान आएगा 0। इसी प्रकार से डेल u अपॉन में डेल y निकालना है, तो डेल u अपॉन में डेल y कितना आएगा, x की क्यूब का कितना हो जाएगा 0 और माइनस 6xy। अब अपने को देखना है क्या डेल u अपॉन में डेल x जो है वो बराबर है डेल v अपॉन में डेल y के। तो यहाँ से कितना है 3x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर, ये भी कितना है 3x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर, ये बराबर है। उसके बाद अपने को देखना है कि डेल u अपॉन में डेल y जो है वो डेल v अपॉन में माइनस डेल x के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से ये कितना है 6xy और यहाँ पर कितना है माइनस का 6xy, तो अगर इसको माइनस से गुणा करेंगे तो ये भी कितना बन जाएगा 6xy, तो ये भी क्या है दोनों बराबर है। इसका मतलब CR इक्वेशन को ये क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। अतः CR समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अब आंशिक अवकलज जो है CR इक्वेशन को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। इसके बाद अपने को देखना है कि क्या ये आंशिक अवकलज सतत है। तो सतत होने के लिए यहाँ पर अगर अपनी बात करें तो x स्क्वायर ये भी एक बहुपद है, y स्क्वायर ये भी क्या है, एक बहुपद है। तो बहुपद फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं। यहाँ पर भी ये भी क्या है, बहुपदीय फलन है। इसकी बात करें तो ये भी बहुपदीय फलन और ये भी क्या है, बहुपदीय फलन है। तो अपने 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर यानी कि डेल यू अपॉन में डेल x बराबर डेल वी अपॉन में डेल वाई, डेल वी अपॉन में डेल एक्स बराबर माइनस का डेल यू अपॉन में डेल वाई सतत फलन है। अतः FZ एक विश्लेषिक फलन है। विश्लेषिक फलन है। इस प्रकार से अपने को क्वेश्चंस करने हैं। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं अपने। एग्जाम्पल नंबर 2 है अपने पास f ऑफ z बराबर है xy प्लस आयटा y। इसको प्रूव करना है कि क्या ये विश्लेषिक है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं वास्तविक भाग। तो u xy कितना होगा अपने पास xy, और v xy अपने पास कितना है, सिर्फ y है, इसके अंदर x वाले पद नहीं है। अब अपने को निकालना है डेल u अपॉन में डेल x। तो डेल u अपॉन में डेल x कितना आएगा y, और इस तरफ से निकालना है डेल v अपॉन में डेल y, ये कितना आएगा 1। इसी प्रकार से डेल v अपॉन में डेल x, डेल v अपॉन में डेल x कितना आएगा 0, और डेल u अपॉन में डेल y कितना आएगा अपने पास x। तो यहाँ से अपने आसानी से अपने देख सकते हैं कि जो डेल u अपॉन में डेल x है वो बराबर नहीं है डेल v अपॉन में डेल y के, और डेल v अपॉन में डेल x जो है वो बराबर नहीं है माइनस ऑफ डेल u अपॉन में डेल y के, क्योंकि डेल u अपॉन में डेल x की वैल्यू कितनी है y और ये कितनी है 1, ये बराबर नहीं है। इसी प्रकार से इसकी वैल्यू है कितनी x और इसकी वैल्यू कितनी है 0, ये भी बराबर नहीं है। तो यहाँ से अपने पास रिजल्ट क्या निकला कि CR जो समीकरण है, तो CR समीकरण
संतुष्ट नहीं होती। यानी कि पहली कंडीशन अपने पास क्या होती है, आवश्यक क्या होता है अपने लिए कि कोई फलन विश्लेषिक है तो वो CR समीकरण को संतुष्ट करे, लेकिन यहाँ पर संतुष्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब यह विश्लेषिक नहीं होगा, तो यह फलन क्या है, विश्लेषिक नहीं है। इसके बाद अपने देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, f ऑफ z बराबर है e की पावर z। अब इस e की पावर z को लिखेंगे अपने e की पावर x प्लस आइटा वाई। अब इस e की पावर x को x प्लस आइटा वाई को लिख सकते हैं e की पावर x गुणा में e की पावर आइटा वाई। अब अपने जानते हैं कि e की पावर x बाहर है और यहाँ पर अपने e की पावर आइटा वाई को लिखेंगे कोस y प्लस आइटा साइन y, क्योंकि अपने को क्या करना है, काल्पनिक और वास्तविक भाग इसके अलग अलग करने हैं। तो यहाँ से ये बन जाएगा e की पावर x कोस y प्लस आइटा e की पावर x साइन y। अब ये वैल्यू किसकी है, u की, और ये वाली वैल्यू किसकी है, v की। अब अपने को देखना है कि क्या ये अगर विश्लेषिक है तो CR इक्वेशन को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। तो CR इक्वेशन की बात करें तो यहाँ से अपने निकालेंगे डेल यू अपन में डेल एक्स। तो डेल यू अपन में डेल एक्स कितना आएगा, सिर्फ x के सापेक्ष करना है, y क्या रहेगा कांस्टेंट, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x और cos y सेम है। इसके बाद अपने को देखना है डेल v अपन में डेल y। तो डेल v अपन में डेल y के अंदर क्या करना होता है, y के सापेक्ष अवकलन, e की पावर x कांस्टेंट रहेगा, साइन y का अवकलन कितना, cos y। इसी प्रकार से डेल v अपन में डेल x निकालना है, तो डेल v अपन में डेल x कितना आएगा, e की पावर x और साइन y क्या रहेगा, कांस्टेंट। और डेल u अपन में डेल y की बात करें तो उसका आंसर कितना आएगा, e की पावर x और cos y का अवकलन माइनस का साइन y। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अगर अपने देखें कि डेल u अपन में डेल x जो है वो बराबर है डेल v अपन में डेल y के, e की पावर x cos y, e की पावर x cos y। और इसी प्रकार से जो डेल u अपन में डेल y है वो है बराबर किसके, माइनस डेल v अपन में डेल x के, कितना, e की पावर x साइन y। तो यानी कि ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि कौशी रीमान समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। इसके बाद अगर अपने बात करें कि e की पावर x की और कोस y और साइन y के, ये तीनों फलन क्या होते हैं, सतत फलन होते हैं। अगर ये सतत है तो अपने कह सकते हैं कि डेल u अपन में डेल x, डेल v अपन में डेल y और डेल v अपन में डेल x और डेल u अपन में डेल y, ये सभी क्या होंगे, सतत होंगे। तो आंशिक अवकलज क्या है, सतत है। इसका मतलब क्या है कि फलन जो है fz जो है वो क्या है, विश्लेषिक है। तो इस प्रकार से अपने किसी भी जो फलन है उसको अपने विश्लेषिक प्रूव कर सकते हैं। तो इस क्लास के अंदर हम सिर्फ अपने 3 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके बचे हुए एग्जाम्पल्स और इसके बचे हुए क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे।